नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार आपके अपने कॉमर्स बाय आलोक सर क्लासेस में। उपस्थित है आज फिर एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पीछे की क्लास में कुछ चर्चाएं कर चुके हैं, कुछ बातें कर चुके हैं। हम लोगों ने साझेदारी से स्टार्ट किया था इस सीरीज को, और हम लोगों ने साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारों का अधिकार, कर्तव्य, आइडियल, पार्टनरशिप का एसेंशियल जो था वो सारा चीज हम लोगों ने देख लिया था। आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोगों को बात करना है। उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक हमको यकीन है कि अभी तक जितना भी क्लासेस हमने लिया है, जितना भी बातें आप लोगों के साथ हमने किया है, उम्मीद करते हैं इस चीज का कि ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा, समझ आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो हमने पहले भी बताया था, आज भी हम बता रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन जो हमारा बात हो रहा है वो है आपका अनुबंध। अब आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। इंग्लिश में बोले तो इसको एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। सबसे मेन चीज ये है ना कि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज अब किस बात का होता है कि अब पहले देख लीजिए इसका नाम में कितना कंफ्यूजन है। सबसे बड़ा बात है इसके नाम में कितने कंफ्यूजन। कंफ्यूजन कैसे है? तो कंफ्यूजन इस तरीके से है। अब नाम देखिए इसके क्या सब है: अनुबंध, समझौता, करार, अभिलेख, ये सारे नाम एक ही चीज के हैं। ये सब है: अनुबंध, समझौता, करार, अभिलेख, एग्रीमेंट। अब इंग्लिश वाले को भी बात कर लेते हैं। एग्रीमेंट, डिड, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, तमाम चीजें जो भी है ये ना, ये सारे नाम एक ही चीज के हैं। ये एक ही नाम है सर। सबसे पहला कंफ्यूजन बच्चों को यही पे पैदा होता है। देख लीजिए कितने नाम है इसके। एक ही चीज के नाम कितने दिए हुए हैं: अनुबंध, करार, समझौता, अभिलेख, एग्रीमेंट, डिड, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये सारे चीज एक ही हैं, सब एक ही का नाम है, किसी दूसरे का नाम नहीं है। ये सब एक ही चीज का। इतना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर हमने तो अनुबंध के बारे में पढ़ा, समझौता क्या होता है। अब समझौता जान लीजिए सर, करार क्या होता है, करार जान लीजिए सर, अभिलेख क्या होता है। साझेदारी अभिलेख इसको लिखिएगा। अभिलेख हम लिख दिए तब कल के डेट में ये नहीं सवाल होना चाहिए कि नहीं सर ये तो अभिलेख लिखा हुआ, तो अभिलेख कुछ और भी होता है। साझेदारी अभिलेख भी लिखते हैं। इंग्लिश वाले सब होते हैं कि एग्रीमेंट, डिड, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये सारे तमाम चीज एक ही चीज का नाम। इसी चीज पे आज चर्चा करना है। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को कि ये क्या है। आज बस ये देखना है कि इसी चीज पे आज बात करना होता है। आज का टॉपिक थोड़ा सा छोटा भी है और वीडियो भी थोड़ा सा छोटा बनने वाला है। बस ये देख लीजिए कि आज बस एग्रीमेंट पे बात करेंगे। क्या बात करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज ये होता है ना कि सर अनुबंध या एग्रीमेंट किसे कहते हैं, क्या होता है। तो हम लोगों ने आसपास माहौल, हम लोग बोले ना कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए ना, तो उस सब्जेक्ट को अपने आप से रिलेटेड कीजिए, अपने आसपास से रिलेटेड कीजिए, अपने आसपास से जोड़िए, उसको समझ में आ जाएगा। कॉमर्स ऐसा कोई नहीं है कि हाँ उसको क्या बोलते हैं स्पेस साइंस है या रॉकेट साइंस है कि किसी को समझ में नहीं कि सर कुछ नया मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आसपास जोड़ के देखो ना, आप अपने आसपास से उसको रिलेट करके देखो, अपने माहौल से, अपने समाज से जोड़ के देखिए, समझ में आ जाएगा कि कॉमर्स भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सीख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? तो अपने आसपास के माहौल को देख। आपने देखा होगा कि अगल बगल में आप देखते होंगे, हम लोग जब अपने आसपास रहते हैं तो हम लोग ये चीज देख के चलते हैं कि दो लोगों के बीच में अगर कोई बात होता है, कुछ भी समाज में कुछ समझौता होता है, तो उसको बोलता है कि एक पेपर पे लिखवा लो। तो सर वो जो पेपर पे लिखवा रहा है, चाहे नॉर्मल सादा पेपर पे लिखवाए, चाहे बॉन्ड पेपर पे लिखवाए, तो वही तो एग्रीमेंट है, वही तो है। दोनों व्यक्ति जिस बात के लिए तैयार हो गए, एग्री हो गए, आपस में समझ गए दोनों एक दूसरे के बात को, उसी बात को बस हम उस चीज पे एग्री हो गए हैं, उसी चीज को पेपर पे लिख दिए, वही तो एग्रीमेंट हो गया। यहां भी तो वही बात है ना सर। हमने शुरुआत में कहा था आप लोगों को कि मान लीजिए ए भी दो पार्टनर था, तो सर रिलेशन तो शुरुआत में सबका अच्छा होता है। जब कुछ भी नया नया होता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में।
लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे माहौल आगे बढ़ेगा तब तो पता चलेगा कि सही में सही है या गलत है या क्या है, ये उसके बाद पता चलता है। तो शुरुआत में तो आप एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो कि हाँ कोई बात नहीं, अरे भाई सब कुछ तुम ही रख लेना, आप ही का सब कुछ है। ओ भाई ये शुरुआत का बात, कुछ दिन झेलो तो, कुछ दिन खींचो तो, कुछ दिन थोड़ा साथ में रहो तो, पैसे को बीच में आने तो दो, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि क्या होने वाला है। तो दो पार्टनर था, मान लीजिए अगर तैयार भी हो गया तो क्या हो गया, कोई तकलीफ नहीं है सर, वो नहीं होता है। बिजनेस प्रोफेशन जिंदगी अलग होना चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे बहुत ही मतलब कॉमर्स पढ़ाने वाले लोग हैं, गुरुदेव सब हैं, उन लोगों का कहना, उन लोगों ने कह के गया है सर कि हमेशा अपने प्रोफेशन और पर्सनल दोनों लाइफ को अलग करके रखिए। उसके पीछे रीजन ये है ना कि जैसे ही प्रोफेशन में पर्सनल लाइफ घुसेगा ना, प्रोफेशनल लाइफ खराब हो जाएगा। इसलिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी पर्सनल लाइफ को नहीं आने देना, दोनों को अलग करके रखना होता है। जो मेरा प्रोफेशन है वो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा पर्सनल लाइफ वो मेरा पर्सनल लाइफ, दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं होना चाहिए। तो सर यहाँ पे कितना भी पर्सनल लाइफ में आपका रिलेशन अच्छा है, मैटर नहीं करता, लेकिन बिजनेस जो मेरा रूल बोल रहा है उस रूल पे हमको चलना, उसी रूल को सेट करके चलना है। आज मेरा कितना भी अच्छा संबंध है, मैटर नहीं करता वो चीज, मैटर ये करता है कि आपको फ्यूचर में देख के चलना है कि सर क्या होने वाला है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, आपस में समझौता करते हैं, एक आपसी सलाह मशवरा करके हम लोग क्या करते हैं ना, एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है सर, अनुबंध क्या है, अनुबंध क्या है। तो सर इसको उतना हैवी नहीं लेना होता है, आपके जिस लेवल पे, जो आपका जो बोर्ड लेवल का जो टॉपिक है ना, उसमें ये उतना हाई लेवल का नहीं है। इसमें बस इतना आपको समझ लेना है कि अनुबंध एक नियमों का एक संकलन है सर, नियमों का क्या है, संकलन है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं, किताब में जो बोला है वो बताइए, तो किताब में जो बोला उसको भी डील करते हैं, लेकिन देखिए जो पहले क्या है, नियमों का क्या है, संकलन है, जो क्या था, जो साझेदारों के मध्य तय होता है, यही होता है ना, तय होता है। अब साझेदारों के मध्य तय हुआ कि हाँ भाई तुम इतना पैसा लगाओगे, हम इतना पैसा लगाएंगे, तुम इतना प्रॉफिट लोगे, हम इतना प्रॉफिट लगेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तुमको ये करना होगा, वो करना। सर वही तो तय कर रहे हो, नियम ही तो बना रहे हो, और सारे नियमों को जब इकट्ठा कर लिए तो वही तो बन गया मेरा क्या, अनुबंध बन गया। अब देखिए किताब इसके बारे में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्यों व दायित्वों को निश्चित करने के लिए उसके बीच एक लिखित अनुबंध का या संविदा तैयार किया जाता है, यही तो है। अब उसका क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, इन चीजों को तय करने के लिए जो हम लोग एक लिखित संविदा तैयार करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं, अनुबंध बोलते हैं। ये किताबी भाषा था, इसको समझ में आ गया, नहीं आया, चलिए ठीक है, नहीं आया समझ में, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या है ये। आइए अब हुआ ये, मान लीजिए इसको कहानी के माध्यम से समझते हैं ना, एग्जाम्पल क्या होता है, कहानी के माध्यम से समझते हैं। आइए, हुआ ये कि तीन आदमी था, मान लीजिए ए, बी और सी, ये तीन व्यक्ति थे। इन तीनों ने आपस में तय किया, बैठे हुए थे, बैठे बैठे दिमाग में आया कि चलो एक काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, चलो बिजनेस करते हैं। तीनों ने कहा चलो ठीक है हम लोग पूंजी लगाते, तो बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, 1-1 लाख रुपया घर से लाइए और क्या कीजिए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तीनों ने 1-1 लाख लाया और बिजनेस में 3 लाख रुपया लगा दिया, बिजनेस स्टार्ट किया। बोला कि बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में हम लोग के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक काम करो, एक पेपर पे सब कुछ लिख लेते हैं और तीनों आदमी साइन भी कर लेते हैं और 2-4 आदमी को और गवाह में भी रख लेते हैं, ताकि उन लोगों के सामने में बात क्लियर होना चाहिए। तो भाई क्या लिखोगे, तो भाई सबसे पहले क्या लिखोगे, बिजनेस का नाम लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, जहां बिजनेस कर रहे हो वो लिखोगे, कितना पैसे लगाए हो वो लिखोगे, प्रॉफिट कैसे बांटोगे वो लिखोगे, अगर कुछ हानि होता है तो कैसे बांटोगे वो लिखोगे, कोई अगर कोई व्यक्ति या कोई मतलब आपका साझेदार है जो एक्स्ट्रा पैसा लगाए हुआ, उस पर उसको कितना % इंटरेस्ट देना है वो लिखोगे। मतलब ये हो गया कि बिजनेस में क्या क्या होने वाला है, ये तमाम बातें एक पेपर पे लिख के नीचे में सारे पार्टनर से सिग्नेचर करवा लीजिए, बन गया अनुबंध सर। यही तो अनुबंध था, यही तो अनुबंध है।
इससे ज्यादा क्या है, कुछ भी नहीं। बिजनेस का नाम, बिजनेस का स्थान, साझेदारों का नाम, साझेदारों द्वारा लगाई गया राशि, निकाला गया ड्राइंग कितना करेगा, आहरण पे रेट क्या रहेगा, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे कितना, मतलब कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और लॉस होगा तो कैसे बांटेगा, प्रॉफिट होगा तो कैसे बांटेगा, बिजनेस कहाँ पे सिचुएटेड है, हुआ सारा तमाम चीजें जिसमें लिख दीजिए और नीचे में सारे पार्टनर से सिग्नेचर करवा लीजिए, तैयार है आपका अनुबंध। हाँ, इससे ऊपर लेवल का भी कंसेप्ट है, लेकिन वो आपके लेवल का नहीं, वो बोर्ड लेवल का नहीं। तो क्यों उतना हाई लेवल पे जाना, क्यों अभी माथा खराब करना उतना सोच के। जो मेरे काम का चीज है उस पर बात करते हैं, जो मेरे लिए अभी है उस पर बात करेंगे। तो अनुबंध हमको लगता है अब समझ में आ गया होगा कि अनुबंध क्या है। एक ऐसा संविदा है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, उसके अधिकारों को, साझेदारों के अधिकार, उसके कर्तव्य, उसके दायित्व सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं, वही हमारा क्या होता है, अनुबंध हो जाता है। वही हमारा क्या हो जाता है, अनुबंध हो जाता है। आप उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो आप लोगों को कि अनुबंध क्या होता है। ये अनुबंध था हम लोगों का, यही चीज था कि तीनों के बीच में जो रिलेशन तय हुआ था वो क्या होता है, हमारा अनुबंध होता है। अब आता है कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है। रीजन ये है ना कि अब ये है कि अगर कुछ भी होगा, आज ही नहीं, आज से आगे भी, आज बिजनेस स्टार्ट किया, आज अनुबंध किया, आज ही नहीं, आज से आगे भी कभी भी अगर कुछ भी होगा तो उसी अनुबंध पेपर पे जो लिखा होगा उसी के हिसाब से होगा। उस पेपर के अलावा किसी चीज का कोई बात नहीं माना जाए। कोर्ट भी उसी अनुबंध पेपर को मानता है, इसलिए इसका इतना वैल्यू। कोर्ट भी उसी पेपर को मानता है। मतलब ये हो गया कि अगर लिख दिया उसमें, पेपर में लिखा हुआ है कि 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर प्रॉफिट बांटेगा, एक को प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, तो वो तीसरा पार्टनर मर जाएगा कहीं जाके, किसी भी कोर्ट के शरण में चल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा उसको। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट पेपर पर उसने साइन कर दिया है कि भैया हम इसी तरीके से बात मानेंगे। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आता है कभी कभी आपके एग्जाम में, क्वेश्चन पूछता है कि क्या अनुबंध का लिखित होना अनिवार्य है। जवाब मिलता है कि नहीं सर, आपका अनुबंध मौखिक लिखित कुछ भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक लिखित दोनों हो सकता है। लेकिन हम अपने सिक्योरिटी के लिए, हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, लिखित अनुबंध करते हैं। क्योंकि हमने पहले कहा ना कि इंसान के जवान का कोई भरोसा नहीं है, कब पलटी मार दे, कब बदल जाए, कोई ठीक नहीं। अभी कुछ बोल रहा है, सुबह में उठ के कुछ और बोलेगा, रात में कुछ और बोलेगा। अभी खुश है तो कुछ और वादा करेगा, दुखी है तो कुछ और बोलेगा। तो इंसानी जवान पे भरोसा नहीं है, कब पलटी मार दे कोई भरोसा। इसलिए लिखित होना चाहिए। ऐसा कोई किसी भी संविधान में, किसी भी नियम या पार्टनरशिप के जो एक्ट है उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपका जो है अनुबंध वो क्या होना चाहिए, लिखित ही होना चाहिए। लेकिन लिखित हम इसलिए करते हैं कि कल के डेट में अगर आपस में कुछ होता है तो हम एविडेंस के तौर पे, हम सबूत के तौर पे कोर्ट के सामने उसको पेश कर सकते हैं कि सर हमने ये लिखित किया था। इसलिए लिखित होना जरूरी है। ये क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि क्या अनुबंध मौखिक हो सकते हैं या लिखित हो सकते हैं, या मौखिक लिखित दोनों हो सकते हैं। तो आपको टिक लगा के आना कि सर मौखिक लिखित दोनों हो सकते हैं। ये था आपका अनुबंध के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या था अनुबंध, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आता है कि एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो हम बोलते हैं कि आपका प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल या आपका जो इलस्ट्रेशन है वो आधा से ज्यादा आपका बन जाएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझे तो दिक्कत होगा। मैटर ये करता है, बोलता है कि अगर अनुबंध नहीं है तो, अगर अनुबंध नहीं है तो क्या होगा सर। अगर पार्टनरशिप का जो डीड है, आपका जो समझौता हुआ है, उसमें जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आपने काम कर लिया। अगर समझौता ही नहीं है तो क्या होगा, फिर तो कुछ ना कुछ रूल लगेगा। मान लीजिए कोई पार्टनरशिप चला रहे हैं, उनको नहीं पता था कि अनुबंध भी करना होता है, समझौता भी करना होता है। अगर नहीं है तो क्या होगा। तो इसलिए वहां पे हमारा जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, हमारा जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, ये कुछ कुछ प्रावधान किए हुए हैं। उन प्रावधानों को समझ लीजिएगा और कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा
क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव जो है तो वो है एक एक ऑब्जेक्टिव है। कैसा? पहला बोल रहा है कि अगर अनुबंध नहीं है तो पहला काम क्या करेगा? तो सर जो लाभ होगा बराबर बांटा जाएगा। लाभ वो क्या करेगा? बराबर बराबर, यानी कि इक्वल रेशियो में। सर लाभ को कैसे बांटा जाएगा? इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया कि मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट है तो फिर तो एग्रीमेंट के हिसाब से बांट दीजिए। बोल दिया कि नहीं नहीं, राम को जो है ना 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 60,000 राम को दो और श्याम को जो है ना 40,000 दो। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो जिसे बोलेगा वैसे दे देंगे। बोलेगा राम को ही सारा प्रॉफिट दे दो, राम को ही सारा प्रॉफिट दे देंगे। लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है ना सर, तो फिर अगर 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है ना तो दोनों को 50-50 हजार मिलेगा, यानी कि इक्वल होगा। रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। प्रॉफिट में जब भी बांटेंगे तो 1:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये पहला प्रावधान है इसका। दूसरा प्रावधान क्या है सर? तो दूसरा प्रावधान देखिए क्या है इसका। दूसरा है कि साझेदार को वेतन कमीशन नहीं मिलेगा। अब ये क्या होता है इसको समझिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि पार्टनर को काम करने के लिए, पार्टनर का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है। पैसा से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है दुनिया में। कोई कितना भी कुछ बोल ले, कितना बड़ा बड़ा बात कर ले, मैटर नहीं करता। पैसा के आगे सब कुछ खत्म। तो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा होता है। तो पार्टनर अगर मान लीजिए काम करने के लिए तैयार नहीं है, काम सही से नहीं कर रहा है, उससे काम करवाना है। इसके लिए हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना कि कोई पार्टनर मान लीजिए ज्यादा काम कर रहा है तो उसको सैलरी भी दे देते हैं। किसी पार्टनर को ये बोल देते हैं कि अगर आप कस्टमर ला रहे हैं तो आपको कमीशन भी मिल जाएगा। मतलब अलग तरीके का डील किए हुए रहते हैं। ये कब होता है? जब एग्रीमेंट होता है तब। बोलता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है ना भाई, एग्रीमेंट अगर नहीं है, एग्रीमेंट में अगर नहीं लिखा हुआ है तो ना तो किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा, ना ही किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा। बस प्रॉफिट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सैलरी और कमीशन ये नहीं मिलेंगे किसी भी पार्टनर को। सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। पहला क्या था? अगर पार्टनरशिप क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर अनुबंध नहीं है, अगर अनुबंध नहीं है तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे, साझेदार को वेतन और कमीशन नहीं मिलेगा। आइए तीसरा प्रोविजन देखिए क्या बोलते हैं। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। हम पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देते हैं। तो एग्रीमेंट में अगर लिखा हुआ रहेगा तो भाई जो देना है वो दे दो। अगर नहीं है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तीन प्रोविजन समझ गए कि लाभ बराबर बराबर बांटेंगे, साझेदार को वेतन कमीशन नहीं मिलेगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। चौथा कॉन्सेप्ट है इसी का, साझेदारों के ऋण पर ब्याज। कल हमने इस पे बात किया था। साझेदारों के ऋण पर ब्याज कल की क्लास में हमने इस टॉपिक पे चर्चा कर लिया था जब हम अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो अगर कोई पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो मिनिमम 6% के रेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ये कल के वीडियो में हमने बता दिया था। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा सर, ये साझेदारों के ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। कितना परसेंट? 6%। चूंकि एग्रीमेंट है ही नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कितना परसेंट देना है। तो इसलिए जो हमारा गवर्नमेंट है उसने कितना तय किया कि मिनिमम 6% आपको देना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आपने एक्स्ट्रा पैसा लिए हुआ है तो क्या करना होगा? आपको 6% आपको देना पड़ेगा। और पांचवा, आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा।
आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। अब ये क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा ये क्या होता है। तो इस चीज का बात हम लोग कर रहे थे। अब अगर कोई है नए हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आहरण क्या होता है, फिर उनसे बात करते हैं। हाँ, तो उनसे ये बात करते हैं कि आहरण क्या मतलब होता है कि जो कोई भी मान लीजिए अगर सदस्य हैं, जो मान लीजिए पार्टनर हैं, वो बिजनेस से अपने निजी खर्च के लिए कोई भी, चाहे वो सामान हो, चाहे कैश हो, पैसा हो, कुछ भी हो, अगर निकाल के ले जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। तो पार्टनर के द्वारा अगर कुछ भी निकाला जाता है, पैसा अगर निकाला गया है, तो उस पर उनको ब्याज देना होता है। तो अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट पे नहीं लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में इन चीजों का चर्चा नहीं किया हुआ है, तो उनको नहीं देना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लगेगा। ये क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देना होगा। ये तमाम चीजें था, यही था। ये हमारा है कि अनुबंध नहीं होगा तो, यानी कि पार्टनर के बीच में, ध्यान से समझिएगा कि पार्टनर के बीच में अगर एग्रीमेंट नहीं है, अनुबंध नहीं है, तो सर क्या सब होगा, तो सर प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का, साझेदारों को वेतन कमीशन नहीं मिलेगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, साझेदारों के ऋण पर ब्याज 6%। इसको ध्यान रखिएगा, बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, इसको वीवीआई करके याद रखिएगा कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना दिया जाएगा, 6% के रेट से। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना दिया जाएगा, 6%। इसको वीवीआई करके इसलिए बोले थे कि बच्चा यहाँ कंफ्यूज बहुत होता है, इसलिए बोले थे इसको वीवीआई कर लीजिए। ये तमाम चीजें थे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने इस चीजों पर डिस्कस किया था। अब समझिएगा कि क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अगर साझेदारों के बीच में अनुबंध नहीं है, अगर साझेदारों के बीच में अनुबंध नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, बराबर बराबर। साझेदारों को वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, साझेदारों के ऋण पर ब्याज कितना मिलेगा, 6% के रेट से मिलेगा, आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। ये आज का कॉन्सेप्ट था। आज के कॉन्सेप्ट को यहीं पे रोकेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा है, एक ही टॉपिक बहुत ज्यादा हो जाता है। ये इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ पे बनते हैं, इसलिए आज इसी टॉपिक को करके यहाँ पे हम लोग छोड़ने वाले हैं। इस टॉपिक को यहाँ पे करने वाले हैं, यहीं पे करके इसको छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आज का जो एक ही टॉपिक था ये बहुत बड़ा टॉपिक था। आप लोगों को दोनों चीज ध्यान रखना होगा कि एग्रीमेंट होता क्या है, एग्रीमेंट बनते कैसे हैं, एग्रीमेंट में क्या क्या लिखे जाते हैं, एग्रीमेंट के जो हमने नाम लिखवाए आपको, उन तमाम नामों को आपको याद रखना होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, दोनों प्रोविजन आपने देख लिया कि अगर पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट है तो क्या होगा, अगर पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा। एग्रीमेंट है तो हमारा एक्ट क्या बोलता है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हमारा एक्ट क्या बोलता है। टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे के जितने भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने हैं ना, वह उसमें इसका बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर रहेगा तो आगे जो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाइएगा वहां पे आपको आसानी हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में गए, थोड़ा सा अच्छे से इसको करने का कोशिश किया आज। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट के माध्यम से हमको बता दीजिएगा कि कहाँ समझ में नहीं आया, क्या तकलीफ है, जो प्रॉब्लम होगा वो बता दीजिएगा हमको, कोशिश करेंगे उस चीज को डील करें। इसी बातों के साथ चलिए आज का क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ऐश करते रहिए। नमस्कार।